हेलो भाई लोग, तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल सिंप्लीफाइड साइंस बाय आकाश में। तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में। अभी कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर क्यों किया जाता है? तो देखो, एक डिजायर्ड वोल्टेज और एक डिजायर्ड करंट को प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर रेजिस्टर्स जो होते हैं उनको कंबाइन करते हैं। तो रेजिस्टर्स को कंबाइन करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, हमने पिछले वीडियो में भी देखे थे, इस वीडियो में फिर से एक बार बात कर लेते हैं और उसके अक्रॉस क्या क्या चेंजेस आते हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो पहला अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, तो देखो, अगर दो या फिर उससे ज्यादा रेजिस्टेंसेस अगर एंड टू एंड कनेक्टेड हो, एंड टू एंड कनेक्टेड हो मतलब ये पहला रेजिस्टर आ गया और उसके साथ ही आपने अगर दूसरा रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया तो इनको हम बोलेंगे कि दीज टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, फिर दूसरा एक कनेक्शन होता है जो कि होता है पैरेलल कनेक्शन। अभी पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि दो या फिर उससे ज्यादा रेजिस्टर्स जो होते हैं वो हम सर्किट के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में ही कनेक्ट करते हैं। मतलब कैसा, तो समझ लो, अगर यहाँ पर एक कोई सर्किट हमारे पास में प्रेजेंट है, ओके, और यहाँ पर ये दो पॉइंट्स है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में ही दो रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके, ड्राइंग बहुत खराब है भाई साहब, मान लो थोड़ा सा, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन रहेगा रेजिस्टर्स का उसे कहा जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अब ये सीरीज में और पैरेलल में क्या फर्क आता है वो देख लेते हैं। ओके, तो इसको एक चार्ट के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर आ गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और यहाँ पर आ गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो देखो, अगर दो रेजिस्टर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज डिफरेंट होता है। मतलब अगर समझ लो सर्किट में पूरा जो वोल्टेज लगा हुआ है वो V लगा हुआ है, तो ये V जो वोल्टेज होगा वो इन दो रेजिस्टर्स के अक्रॉस क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इक्वली नहीं होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस होगा। मतलब ये जो V रेजिस्टेंस होगा वो इन दोनों के अक्रॉस अलग अलग रहने वाला है। मतलब इसके अक्रॉस रहेगा V1, इसके अक्रॉस रहेगा V2, लेकिन इन दोनों की जो समीशन रहेगी वो V के इक्वल ही रहने वाली है, दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो पहला यहां पर आ जाएगा पॉइंट, दैट V इज डिफरेंट। ओके, दोनों में V क्या रहेगा, अलग अलग रहने वाला है। वही अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल कनेक्शन जो होते हैं या फिर पैरेलल रेजिस्टर्स जो होते हैं वो सेम दो पॉइंट्स के बीच में ही कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज होने वाला है वो वोल्टेज हमेशा सेम होगा। मतलब यहां पर हम लिखेंगे दैट V इज सेम इन पैरेलल कनेक्शन, मतलब पैरेलल कनेक्शन में V जो होता है वो सेम रहता है। फिर दूसरा जो पॉइंट आता है कि अगर समझ लो दो रेजिस्टर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनके थ्रू जो करंट पास होगा, दोनों के थ्रू जो करंट पास होगा वो सेम रहेगा। मतलब समझ लो अगर यहां से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो इसके थ्रू भी 2 एम्पियर करंट ही फ्लो होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे दैट I इज सेम। ओके, दोनों के थ्रू जो करंट रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। वही अगर हम बात करें पैरेलल कनेक्शंस में, तो पैरेलल कनेक्शंस में क्या होता है कि देखो, करंट यहां तक तो एक ही डायरेक्शन में आता है, लेकिन इस जंक्शन से वो क्या होता है, दो साइड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मतलब डिपेंड करता है कि कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है उसके थ्रू कम रेजिस्टेंस करंट पास होगा, और जहां पर रेजिस्टेंस कम है वहां से ज्यादा करंट पास होने वाला है। तो यहां पर जो करंट आता है वो पैरेलल रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग होता है। तो हम लिखेंगे यहां पर दूसरा पॉइंट, दैट I इज डिफरेंट इन पैरेलल कनेक्शंस। मतलब अगर रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है तो उनके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो उनके अक्रॉस जो करंट फ्लो होने वाला होगा वो अलग अलग रहेगा। अभी चलो, ये तो बात होगी कि इनके अक्रॉस करंट कैसे रहने वाले। अभी हम बात करते हैं कि अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में दिए, सीरीज में दिए हुए, और हमें पूछा जाए कि उनका नेट रेजिस्टेंस या फिर उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब उनके वजह से पूरे सर्किट पर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो देखो, अगर दो रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सर्किट में वो होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर तीन होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, वही अगर हम पैरेलल की बात करें तो दो रेजिस्टर्स अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो उनके वजह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो निकाला जाता है बाय द फॉर्मूला 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस सो ऑन, मतलब जितने आगे होंगे उतना। ओके, तो इतनी बात को आपको याद रखना है कि सीरीज में अगर दो रेजिस्टर्स अगर कनेक्टेड है तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है और पैरेलल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। करंट की अगर हम बात करें
तो सीरीज कनेक्शन में दोनों रेजिस्टर्स के थ्रू सेम करंट फ्लो करेगा। वही हम अगर बात करें तो पैरेलल कनेक्शंस में हर एक रेजिस्टर्स के अक्रॉस फ्लो होने वाला करंट जो होगा वो डिफरेंट। देखो यहाँ पर एक बात याद क्या रखनी, जो करंट यहाँ से आकर डिस्ट्रीब्यूट होगा वो करंट दूसरे जंक्शन पर यहाँ पर आकर कंबाइन भी होने वाला है। मतलब अगर समझ लो यहाँ पर 2 एम्पियर करंट आ रहा है तो ये 2 एम्पियर करंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और फिर से यहाँ पर आने के बाद में वो फिर से 2 एम्पियर ही हो जाएगा। ओके, तो ये बात को आपको याद रखना है। ओके, तो चलो इस पर बेस न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो न्यूमेरिकल हमें यहाँ पर गिवन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी देखो काफी बार लोग मतलब बच्चों को ये पहचानने में डिफिकल्टीज आती है कि जो रेजिस्टेंसेस है वो सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड। तो एक सिंपल सी बात क्या याद रखो, अगर समझ लो एक कोई सर्किट है और सर्किट में कोई एक करंट फ्लो कर रहा है। ओके, समझ लो यहाँ पर ये आपका सेल आ गया, अभी करंट यहां से फ्लो करते हुए यहां तक। ओके, किसी एक सर्किट के बीच में अगर कोई जंक्शन आता है जहां से करंट दो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहा है। ओके, तो अलग अलग डायरेक्शंस में जाने वाले जो करंट्स होते हैं तो उसके अक्रॉस आने वाले जितने भी रेजिस्टर्स रहेंगे वो सारे एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड होने वाले हैं। जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें तो देखो करंट यहां से फ्लो होते हुए आ रहा है। ओके, इस जंक्शन तो यूनिडायरेक्शनल जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट से वो क्या हो रहा है, कुछ करंट यहां पर पास हो रहा है तो कुछ करंट यहां पर। मतलब इन दोनों रास्तों के अलॉन्ग आने वाले जो भी रेजिस्टर्स रहेंगे वो एक दूसरे से कैसे रहेंगे, पैरेलल। फिर ये करंट यहां पर आकर फिर से कंबाइन हो जा रहा है ये जगह पर। ओके, और फिर आगे फ्लो कर रहा है, मतलब जो करंट यहां पर फ्लो कर रहा है वही करंट यहां पर भी फ्लो करेगा। ओके, और इसके बीच में ये जो लगे हुए रेजिस्टर्स है ये एक दूसरे के साथ में पैरेलल है। तो देखो अगर हम इसको प्राइमरी सर्किट कंसीडर करते हैं तो ये वाला जो सर्किट यहां से यहां तक आपका आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी सर्किट। तो कभी भी बात क्या करो कि अगर कोई सर्किट आपको गिवन है तो पहले एक प्राइमरी सर्किट में दिया गया जो सेकेंडरी सर्किट होता है उसको सॉल्व कर लो। तो चलो हम बात करते हैं ये वाले सर्किट के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये दोनों जो रेजिस्टर्स है, सॉरी ये वाले, तो ये एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है। चलो अगर हम समझते हैं कि उनका जो इक्विवेलेंट है वो इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं आर ए। ओके, तो पहले इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एज 20 ओहम, 10 ohm and 10 ohm are connected in parallel, therefore their equivalent, अभी पैरेलल में कैसे निकालते हैं हम, 1 upon RA, उनका इक्विवेलेंट RA लिया है ना इसलिए हमने RA लिखा है। सो 1 upon RA is equals to 1 upon 10, सॉरी 1 upon 20 ये ऊपर वाला प्लस, अभी देखो ये दोनों जो है वो एक ही पाथ पर मतलब आ रहे हैं तो ये दोनों जो होंगे वो सीरीज में होने वाले। मैंने क्या बोला था, अगर एक ही पाथ से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि वो रेजिस्टर सीरीज में होने वाले। तो ये दोनों एक ही पाथ पर है तो इन दोनों को हम बोलेंगे कि ये दोनों क्या है, ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में होते हैं तो उसका हम डायरेक्टली समीशन कर देते। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिखता हूं दैट 1 upon 10 प्लस 10, तो इनका RA कितना आएगा, सो 1 upon RA is equals to 1 by 20 plus 1 by 20. So 1 upon RA is equals to 2 by 20. So RA कितना आएगा आपका, so RA is equals to 20 by 2, that is RA is equals to 10 ohm. Okay, तो इसके पूरी जो मैग्नीट्यूड आ गई है वो आ गई है आपकी 10 ohm। अभी देखो इस सर्किट को, ये सेकेंडरी सर्किट को अगर मैं रिप्लेस कर दूं एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टर के साथ में जो कि होगा 10 ओम का, तो ये तीनों जो रेजिस्टर्स होंगे ये तीनों रेजिस्टर्स एक दूसरे से सीरीज में आ जाएंगे, बराबर। तो देखो सीरीज में अगर ये तीनों रेजिस्टर्स आ गए तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैसे फाइंड आउट करते हुए आएगा, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of the circuit R equivalent is equals to first that 10 ohm plus ये सेकेंडरी सर्किट का 10 ohm प्लस ये तीसरा वाला 10 ohm, तो यहां पर सॉरी 20 ohm। सो यहां पर R इक्विवेलेंट आपका कितना आ गया, सो दैट इज 40 ohm। ओके, तो इस तरीके से आपको ये सर्किट न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ओके, अभी इसके नीचे और एक न्यूमेरिकल आपको गिवन है, 3 रेजिस्टर्स आर 10 ohm of 10 ohm, 15 ohm and 5 ohm are connected in parallel, find their equivalent resistance। ओके, तो देखो अभी
अगर वो पैरेलली कनेक्टेड है तो पैरेलली कनेक्ट होने पर उसका फॉर्मूला हमने देखा हुआ है दैट 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फर्स्ट वन कितना है 10 प्लस 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 5। ओके, अगर हमें इन तीनों की समेशन करनी है तो हमें उनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा 10 15 5 क्या आ सकता है 30। तो 30 इसका एलसीएम। यहाँ पर अगर हमें 30 करना है तो हमें इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 3 से। तो 3 बाय 30 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से 2 बाय 30 प्लस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से 6 बाय 30। ओके, सो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 प्लस 6 कितने हो गए 5 प्लस 6 11 बाय 30। सो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 30 बाय 11 कितना आएगा 30 by 11 2 point, so R equivalent will be equals to 2.7 ohm, that will be your answer। ओके, तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में। ओके, ये वाला समझ में आ गया होगा, होप सो। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अभी इफ द सर्किट गिवन बिलो द रेजिस्टर्स R1 R2 R3 have the values 10 ohm, यहाँ पर 9 ये गलती से आ गया है। ओके, यहाँ पर ये 10 ohm ही गिवन है, 10 ohm था यहाँ पर, 20 ohm 30 ohm, मतलब यहाँ पर आ गया आपका 10 ohm, ये आ गया आपका 20 ohm और ये आ गया आपका 30 ohm। ओके, रिस्पेक्टिवली विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 ohm, मतलब यहाँ पर जो बैटरी गिवन है वो है 12 वोल्ट की। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर के थ्रू हमें करंट को फाइंड आउट करना है। अभी देखो ये तीनों जो है ये एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है। अगर ये पैरेलली कनेक्टेड है तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होने वाला है वो सेम होने वाला है, मतलब ये 12 वोल्ट ही, मतलब इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वो 12 वोल्ट इतना ही रहने वाला है, 12 वोल्ट इतना ही रहेगा। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है करंट। ओके, तो हमें यहाँ पर ओम की वैल्यू, मतलब हमें रेजिस्टर्स की वैल्यू पता है, हमें वोल्टेज की वैल्यू पता है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है करंट। तो करंट कैसे आएंगे, तो इन तीनों से रिलेटेड कोई रिलेशन है क्या, तो हाँ भाई एक है ना, ओम बाबा जिंदाबाद अपना। तो वहां पर आएगा ओहम्स लॉ, तो ओहम्स लॉ से बाय ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ से हमें तीनों के अक्रॉस जो होने वाला रेजिस्टर है वो हमें फाइंड आउट करते आएगा। तो पहला चलो फाइंड आउट करते हैं। तो पहले के लिए R1 कितना है आपका 10 ओम। ओके, वहां पर V कितना है 12 वोल्ट, तो इसलिए I1 रहेगा आपका 12 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 1.2 एम्पियर। अभी दूसरा R2 कितना है आपका 20 ओम, वहां पर V कितना है आपका 12 वोल्ट। चलो तो यहाँ पर I2 आपका कितना आएगा, सो 12 डिवाइडेड बाय, ये कहां से आया, ये वाला रिलेशन देखो, ये आया है आपका V इज इक्वल टू IR, तो I फाइंड आउट करना था इसलिए हमने लिया हुआ है V अपॉन R। नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे सर यहाँ पर डायरेक्टली कैसे क्या लिख रहे हो, तो ये वाला फॉर्मूला ही हमने यूटिलाइज किया है तीनों केसेस में। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 अपॉन 20, तो इसका आंसर कितना होगा आपका, दैट इज 0.6 एम्पियर। ओके, चलो तो थर्ड में क्या है 30 एम्पियर, मतलब R3 इज इक्वल टू 30 ओहम और V कितना है आपका 12 वोल्ट। तो यहां पर आपका I3 की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज 0.4 एम्पियर। ओके, क्लियर है किस तरीके से आया है। अभी टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, मतलब आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अभी तीनों पैरेलली कनेक्टेड है, तो पैरेलली कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 30। ओके, अभी इनका एलसीएम कितना आएगा, कितना रहेगा 60 ले सकते हैं, तो इसको अगर हमें 60 करना है तो 6 बाय 60 प्लस 3 बाय 60 और यहाँ पर 2 by 60, so 1 upon R equivalent will be equals to 9 plus 11 upon 60, तो R equivalent आपका आ जाएगा 60 by 11, तो R equivalent की वैल्यू आपकी हो जाएगी 60 by तो ये रहेगा
5.4 और यूनिट आएगा आपका ओहम, 5.4 ओहम। द टोटल करंट इन द सर्किट, अभी टोटल करंट इन द सर्किट आपको फाइंड आउट करना है। टोटल करंट इन द सर्किट फिर से फाइंड आउट करने के लिए हमें ओहम्स लॉ, तो ओहम्स लॉ से कैसे आएगा आपका थर्ड का आंसर टोटल करंट। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर अभी पता है, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना हो गया है, दैट इज 5.4 ओहम। ओके, और V आपको पता है ये V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, तो फिर से वही ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू I R, therefore I is equals to V upon R, therefore I is equals to 12 divided by 5.4. Okay, so therefore I is equals to 2.22 ampere, that is the equivalent resistance through the circuit. Okay, किसी को कोई डाउट इसमें अगर होगा तो कमेंट में करो कि सर इसके ये वाली टर्म समझ में नहीं आई है, नहीं आया होगा तो खूब अच्छी ही बात है। ओके चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। चलो ये तो इजी वाला एक गिवन है। ओके, पहला क्वेश्चन है लीस्ट टू डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीरीज सर्किट इन होम्स, सीरीज सर्किट इन होम। तो देखो जैसे हमने बात किया था, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस अगर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है, इसलिए उनकी जो इंटेंसिटी होती है वर्क करने की वो कम हो जाती है। ओके, वर्क इफिशियंसी उसकी कम हो जाती है। और दूसरा कि अगर सीरीज कनेक्शन में अगर कोई भी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस अगर खराब हो जाता है तो सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस अपना वर्क करना बंद कर देते हैं, तो एक दूसरा डिसएडवांटेजेस होता है। अभी यहाँ पर हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए और बी के बीच, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो अभी यहाँ पर एक बात आपको नोटिस क्या करनी है, ये कौन कौन से रेजिस्टेंसेस यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड है और कौन से पैरेलली कनेक्टेड है। तो देखो करंट यहां से आ रहा है, यहां पर आने के बाद में ये जो करंट है ये तीन रास्तों में डिवाइड हो गया, मतलब इस रास्ते में आने वाले रेजिस्टेंसेस, इस रास्ते में आने वाले रेजिस्टेंसेस और ये वाले रास्ते में आने वाले जो रेजिस्टेंसेस है ये एक दूसरे से कैसे हैं, पैरेलली हैं। मतलब ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ में आ गए सीरीज में। ओके, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ में आ गए सीरीज में, क्योंकि देखो बीच में कहीं भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अगर करंट थ्रू आउट जा रहा है तो मतलब उसके रास्ते में आने वाले सारे जो रेजिस्टर्स होंगे वो सीरीज में कनेक्टेड होंगे। अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो ये 4 ओम प्लस 6 ओम ये आ गया आपका 10 ओम। यहां पर इसके अक्रॉस ये अगर सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट हो गया आपका 6 ओम। ओके, और ये तो आपका 15 ओम ऑलरेडी सिंगल है तो 15 ओम, तो अभी इनका इक्विवेलेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे, फिर से पैरेलली कनेक्टेड है तीनों, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू इनका 1 अपॉन, इनको R1 कंसीडर कर लेते हैं, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसको हम R1 और इसको हम R2 कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन R2। ओके, इनका इक्विवेलेंट हमने R2 कंसीडर कर लिया, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 कितना लिया 10 प्लस 1 बाय 15 प्लस 1 बाय 6। ओके, तो इनका एलसीएम कितना आ सकता है, 30 ले सकते हैं ना, 10 के भी टेबल में आता है, 15 के भी आता है, 6 के भी टेबल में आता है। सो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, इसको 30 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 प्लस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 30। सो अभी 3 प्लस 2 प्लस 5 कितना आ गया आपका 10 आ गया। सो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 30, therefore R equivalent is equals to 30 by 10, therefore R equivalent is equals to 3 ohm। मतलब सर्किट के थ्रू जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 3 ओहम का, कितना 3 ओहम। ओके, ये रहेगा इस सर्किट के थ्रू होने वाला पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। चलो ये वाला जो न्यूमेरिकल है थोड़ा सा लेंदी हो सकता है आपका, फिर भी चलो देखते हैं, किधर गया यार। देखो अभी यहां पर आपको क्या फाइंड आउट करने का है, R1, यहां पर वैल्यू सारी गिवन है, यहां पर
जो वोल्टेज है वो भी गिवन है, करंट भी गिवन है, और ये कुछ रेजिस्टर्स आपको गिवन है कुछ इस तरीके से करंट, ये तीनों जो है वो एक दूसरे से पैरेलल। अब ये पैरेलल क्यों है, देखो यहाँ पर करंट आया, यहाँ पर डिवाइड हो गया, मतलब इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस आने वाले जितने भी रेजिस्टर्स होंगे वो पैरेलल, फिर से यहाँ पर करंट आया, ये डिवाइड हो गया, मतलब ये और आगे वाले जो रेजिस्टर्स होंगे वो पैरेलल, मतलब ये तीनों एक दूसरे से कैसे है, पैरेलली कनेक्टेड है। फिर अगर हम इनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ओके, उसको समझ लो, हम मान लेते हैं दैट इज आर ए। इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रहेगा, मतलब इन तीनों के जगह पर हम एक ही अगर रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ये इनका इक्विवेलेंट और ये तीनों कैसे आ जाएंगे, सीरीज में आ जाने वाले हैं। ओके, तो ये तीनों सीरीज में होंगे। तो पहले हम क्या काम करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला है कि अगर आपको एक पूरा सर्किट गिवन है तो उसमें सेकेंडरी सर्किट कौन सा है वो पहले फाइंड आउट करो। तो ये आपका सेकेंडरी सर्किट आ गया, तो पहले इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो, फिर आगे की बात करो। तो देखो अभी आपको आर इक्विवेलेंट ऑलरेडी गिवन है, मतलब आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वहां पर, फिर इसके थ्रू फिर आपको R1 की वैल्यू फाइंड आउट करने पड़ेगी। अभी R1 मतलब R इक्विवेलेंट गिवन है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी वोल्टेज की वैल्यू है, आपके पास में करंट की वैल्यू है, तो उस पर से आप R इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो वो कैसे, तो देखो आपके पास में I की वैल्यू गिवन है 2 एम्पियर, आपके पास में वोल्टेज गिवन है 30 वोल्ट, तो इस पे से R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा दैट इज 30/2, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 15 ओहम। ओके, ये कितना हो जाएगा आपका 15 ओहम, इतना आपका ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। इसको मार्क करके रखो, ये आपको आगे काम में आने वाला है। ओके, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंडरी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, ये सेकेंडरी सर्किट को पहले सॉल्व कर लेना है कि उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। तो उसके लिए लिख लो एज 5 ओहम, 10 ओहम एंड R1 आर इन पैरेलल, ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल में है। देयरफॉर देयर इक्विवेलेंट, उनका इक्विवेलेंट को हमने क्या माना है, RA विल बी, वो कितना आएगा, तो देखो 1/RA इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/R1। ओके, अभी इन तीनों का एलसीएम कितना हो सकता है, तो देखो इन तीनों का एलसीएम आ सकता है 10R। ओके, 10R। अभी 10R करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर R से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। सो 1/RA इज इक्वल्स टू 2R डिवाइडेड बाय 10R, सॉरी R1, प्लस R1 डिवाइडेड बाय 10R1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10R1। अभी तो ये क्या आ जाएगा, 1/RA इज इक्वल्स टू 3R1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10R1। ओके, इस पर से RA की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, देयरफॉर RA इज इक्वल्स टू इसका रेसिप्रोकल, मतलब 10R1 डिवाइडेड बाय 3R1 प्लस 10, ये आपकी वैल्यू आ गई 10, RA। अभी मैंने क्या बोला था कि ये RA इन दोनों के साथ में कैसा है, सीरीज में है, तो हम लिखेंगे एज 6 ओहम एंड RA आर इन सीरीज। ओके, देयरफॉर अभी इनका इक्विवेलेंट क्या रहेगा, वो पूरे सर्किट का ही इक्विवेलेंट रहेगा, क्योंकि इसके अलावा अभी कोई रेजिस्टेंस बचे नहीं है, तो पूरे सर्किट का ही इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं दैट R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6 प्लस RA की वैल्यू कितनी है आपकी, ये वाली यहाँ पर 10R1 डिवाइडेड बाय 3R1 प्लस 10। ओके, तो लेकिन हमने यहाँ पर R इक्विवेलेंट तो फाइंड आउट किया हुआ है ऑलरेडी 15 ओम, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते, तो ये आ गया आपका 15, कहां से आया, ऑलरेडी हमने फाइंड आउट की थी वहां से, तो ये जाएगा आपका 12 प्लस 10R1 डिवाइडेड बाय 3R1 प्लस 10। ओके, तो ये 12 को अगर हम यहाँ पर लेके आएंगे तो यहाँ पर तो एडिशन में, इधर आएगा तो सब्सट्रैक्शन में, देयरफॉर 15 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 10R1 डिवाइडेड बाय 3R1 प्लस
10। ओके, ये आ गया आपका, देयरफॉर इट इज 3 इज इक्वल टू 10R1 डिवाइडेड बाय 3R1 प्लस 10। ओके, ये जो टर्म है इसको हम उठाते हैं और इधर मल्टीप्लिकेशन के लिए लेके आते हैं, तो 3 इंटू 3R1 आपका हो गया कितना, 9R1 प्लस कितना होगा 30 इज इक्वल टू 10R1। क्लियर है? ओके, तो चलो अब ये 9R1 और यहां पर है 10R1, R1 वाली टर्म्स को हम अगर साथ में ले जाए तो आपका इधर रह जाएगा 30 इज इक्वल टू 10R1 माइनस कितना आपका, ये 9R1 इधर गया तो ये 9R1 बचा कितना, सो दैट इज R1। ओके, तो योर फाइनल आंसर विल बी R1। सो R1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, देयरफॉर R1 इज इक्वल टू 30 ओहम। कैसे किया, फिर से एक बार बताता हूं, ये तीनों क्या हो गए सीरीज में। ओके, तो 6 प्लस 6 ये वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर, इन दोनों की जो समीशन है वो 12 को अगर हम यहाँ पर लेके आ जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, तो 15 माइनस 12 कितना बचा 3। ये वाली जो टर्म है मैंने यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में लेके आ गया, तो 3 इंटू 3R1 आपका हो गया 9R1, 3 इंटू 10 30 इज इक्वल टू ये 10R1 एज इट इज। ये R1 वाली टर्म्स हमने एक साइड में ले ली, तो 30 इज इक्वल टू 10R1 माइनस ये इधर चला गया तो माइनस 9R1, सो 30 इज इक्वल टू R1, 10R1 माइनस 9R1, देयरफॉर R1 की वैल्यू आपकी क्या आ गई 30, ऐसे उसका मैग्नीट्यूड आ गया है। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अभी यहां पर देखो, मैं सिर्फ बता देता हूं ये कैसा है, इसका आंसर आप मुझे बताओ। देखो यहां पर करंट आया, यहां पर आने के बाद में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब इन दोनों पाथ्स के अलोंग आने वाले सारे रेजिस्टेंसेस कैसे रहेंगे, पैरेलल में रहने वाले। तो ये दोनों अभी इन दोनों के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम ही जा रहा है, तो ये दोनों आ गए सीरीज में और इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन से ये आ गया पैरेलल में। तो इनका हम इक्विवेलेंट अगर फाइंड आउट करते हैं तो होगा 6 एंड 4 दैट इज 10 ओम। तो ये 10 ओम इसके साथ में कैसा हो गया, पैरेलल में आ गया। ओके, और इन सबका जो इक्विवेलेंट है, ये इन सबका इक्विवेलेंट इसके साथ में कैसा हो गया, सीरीज में आ गया है। ओके, आपको वोल्टेज ऑलरेडी गिवन है, तो चलो देखते हैं। तो पहले जैसे मैंने आपको बोला कि ये 10 ओम इज इन पैरेलल विथ 6 ओम एंड 4 ओम। हियर R2 that is 10 ohm is in parallel with 6 ohm and 4 ohm. Therefore their equivalent, उनके इक्विवेलेंट को हम नाम दे देते हैं RA. Therefore 1 upon RA is equals to 1 by 10 plus 1 by 10. इनका इक्विवेलेंट हमने 10 निकाल लिया है ऑलरेडी, so 1 by 10, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो that it is 1 by 10 plus 1 by 6 plus 4. Okay, so 1 by RA is equals to 1 by 10 plus 1 by 10, तो ये 2 by 20, sorry 1, so that is 2 by 10. Therefore RA is equals to कितना आएगा 10 by 2 that is 5 ओम। ओके, ये मैग्नीट्यूड आपकी मिली। अभी ये किसके साथ में सीरीज में है, ये 7 ओम के साथ में, बराबर। इनके जगह पर अगर हमने एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को पुट कर दिया, ये 5 ओम वाला, तो ये 5 ओम इसके साथ में कैसा आ जाएगा, सीरीज में। हियर नेक्स्ट, हियर दिस 5 ओम इज इन सीरीज विथ 7 ओम। देयरफॉर R इक्विवेलेंट, अभी फाइनल इक्विवेलेंट आ गया ना, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 ओम प्लस 7 ओम, देयरफॉर R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 12 ओम। ओके, अभी और आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस सर्किट के थ्रू पूरा रेजिस्टेंस, सॉरी करंट कितना होने वाला है। तो आपने तो पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, वो कितना 12 ओम, और आपका वोल्टेज भी गिवन है 12 वोल्ट का। तो यहाँ पर फ्रॉम ओहम्स लॉ, फिर से ओहम बाबा आ गया आपको, सॉरी from Ohm's law, as V is equals to IR, therefore
I is equals to V by R, therefore I is equals to V कितना है आपका 24 divided by 12, therefore I is equals to 2 ampere. ओके, क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, ये भी एक इजी सा न्यूमेरिकल है। देखो, अगर कोई बल्ब अगर आपको गिवन है ना, तो उस बल्ब का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर जो बल्ब का रेजिस्टेंस गिवन है वो है 20 ओम दिया गया। एंड इलेक्ट्रिक लैम्प या फिर बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। एंड अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी एज शोन इन द सर्किट। सो कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा? ये दोनों सीरीज में है, बीच में कहीं पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या? अलग अलग पाथ्स में नहीं, तो ये दोनों कैसे हो गए? सीरीज में आ गए, तो बराबर। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगा आपका? दैट इज 4 प्लस 20, दैट इज 24 ओम। ओके, डायरेक्ट आंसर था। द करंट थ्रू द सर्किट, करंट थ्रू द सर्किट आपको फाइंड आउट करना है। कैसे? आपके पास में V की वैल्यू है, आपके पास में I की वैल्यू है, तो डायरेक्टली आपका ओम बाबा जिंदाबाद, दैट इज V इज इक्वल्स टू I R। ओके, तो R इक्विवेलेंट आपका क्या है? 20। V कितना है आपका? 24, सॉरी 6 इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय 24। ओके, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू 6 divided by 24, therefore अभी 6 4, therefore I is equals to 1 by 4। ओके, 6 4 24 है ना, therefore I is equals to, आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.25 एम्पियर, या फिर आपने 1 by 4 एम्पियर ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा। ओके, तो देखो अभी हमने यहाँ पर करंट फाइंड आउट कर लिया है। अभी नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के अक्रॉस जो रेजिस्टेंसेस होने वाले हैं वो कितने होने वाले। तो देखो ये दोनों जो कनेक्टेड है ये सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए इनके दोनों के अक्रॉस जो करंट होगा वो सेम ही रहने वाला है। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों के इंडिविजुअल जो वोल्टेज रहेंगे वो कितने रहेंगे। तो चलो उसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है इसको हम कंसिडर करते हैं V1, और लैंप के अक्रॉस जो वोल्टेज है इसको हम कंसिडर करते हैं V2। तो यहाँ पर V1 की जो वैल्यू रहेगी वो हम फिर से ओम्स लॉ से ही फाइंड आउट करेंगे। तो वो कैसे आने वाला है आपका? तो V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1, और V2 आपका आएगा दैट इज I इंटू R2। ओके, तो I कितना है यहाँ पर? 0.25 मल्टीप्लाइड बाय R1 कितना है आपका? 4 ओम। ओके, और यहाँ पर 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 वोल्ट, और यहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा दैट इज द 5 वोल्ट। ओके, तो ये आ गए इन दोनों के अक्रॉस होने वाले आपके वोल्टेज। अभी हमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? तो वो है पावर ऑफ द लैंप। देखो पावर हमने टॉपिक कवर अभी तक किया नहीं है, लेकिन पावर का एक फॉर्मूला आपका आता है दैट पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। तो अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है? लैंप का पावर। ओके, तो हमें वोल्टेज भी कौन सा लेना पड़ेगा? लैंप के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज हमें लेना पड़ेगा। सो P इज इक्वल्स टू V कितना है? पावर ऑफ द लैंप कितना, सॉरी V इंटू आई। तो लैंप के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है? 20। सो 20 मल्टीप्लाइड बाय 0. I कितना है? 0.25, देयरफॉर P इज इक्वल्स टू 5, लेकिन 5 क्या? पावर फाइंड आउट करें, सो दैट इज 5 वैट। इतना रहेगा इस लैंप का पावर। ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। शायद से पावर का ही ओके, तो पावर के कई सारे फॉर्मूलाज हमें इस चैप्टर में गिवन है, तो उसमें से एक एक को हम अभी डिस्कस करते हैं। जैसे पावर का एक बेसिक फॉर्मूला आता है दैट पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। मतलब किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को कितना वर्क डन करना पड़ता है पर यूनिट टाइम, उसको कहा जाता है उसका पावर। इसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हो दैट P इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। ओके, इसको अगर हम फॉर्मुलेट करेंगे तो हमें पावर का और एक फॉर्मूला मिलता है जो अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में मिस यूज किया, दैट इज P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। ओके, अगर हम ओम्स लॉ से एक बार V की वैल्यू डालते हैं और एक बार I की वैल्यू डालते हैं तो आपको पावर के दो अलग अलग फॉर्मूलाज मिलेंगे दैट P इज इक्वल्स टू V की जगह पर आपने IR डाला तो आपको आंसर आएगा दैट P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, और अगर आपने I की जगह पर अगर आप
ओम्स लॉ से अगर वैल्यू डालते हो दैट इज V अपॉन R, तो वो एक वैल्यू मिलेगी आपको दैट P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो इतने आपको फॉर्मूलेज यहाँ पर मिलते हैं जिनको आपको बारी बारी से अलग अलग इक्वेशंस में यूज करना है, ओके, या फिर न्यूमेरिकल्स में यूज करना होता है, ओके। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो इस फॉर्मूला से आपको एनर्जी कंजम्पशन, ये तो हमने बोला कि किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की पावर कितनी रहेगी, तो जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम करता है पर यूनिट टाइम वो रहती है उसकी इलेक्ट्रिकल पावर। तो इसलिए इस पर से हम निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन दैट इज E इज इक्वल टू P इंटू T, ओके। अभी देखो ये जो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन होता है वो दो क्वांटिटीज में मेजर किया, फिर दो यूनिट्स में मेजर किया जाता है। तो पहला जो यूनिट होता है दैट इज द जूल्स, ओके। तो जूल में एक एनर्जी आप फाइंड आउट कर सकते हो, और दूसरा एक होता है दैट इज किलोवाट हर। तो किलोवाट हर ये एक कमर्शियल यूनिट होता है। 1 किलोवाट हर मतलब होता है आपका 1 यूनिट दैट इज इक्वल टू 3.6 into 10⁶ जूल, ओके। इतना आता है 1 किलोवाट हर की मैग्नीट्यूड, ओके। तो या तो आप किलोवाट हर में इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन निकालो या फिर जूल्स में निकालो, दोनों सेम बात। लेकिन एक बात है आपको याद रखनी है, अगर आप जूल्स में अगर आपको इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन निकालना है तो आपकी पावर वैट में होना चाहिए और टाइम सेकंड में होना चाहिए, और अगर आपको किलोवाट हर में अगर आपको निकालना है तो पावर जो है आपकी किलोवाट में होना चाहिए और टाइम जो है आपका हर में होना चाहिए। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, ओके। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। यहाँ पर अ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 watt operates for 10 hours a day. Calculate the cost of the electrical energy to operate it for a month of 30 days. The rate of electrical energy is 3.5 per kilowatt hour. तो देखो मैंने जैसे आपको बोला कि इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि उसका इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कितना है, फिर उसके बाद में हम फाइंड आउट करेंगे कि उसको कितना कॉस्ट आ रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन का फॉर्मूला हमारे पास में E इज इक्वल टू P इंटू T। अभी मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप दो फॉर्म्स में निकाल सकते हो, एक तो जूल्स में या फिर एक तो किलोवाट हर में। लेकिन यहाँ पर जो टाइम हमें गिवन है वो हर्ज में, और 30 डेज के लिए 10 हर अगर वो चलाएगा तो मतलब वो काफी बड़ी अमाउंट आ जाएगी अगर हम उसको जूल्स में निकालेंगे, इसलिए हम उसको निकालेंगे किलोवाट हर्ज में, ओके। तो किलोवाट हर में निकालने के लिए आपको पहले जो रेफ्रिजरेटर की पावर है उसको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि आपको गिवन है वैट में, दैट इज 350 वैट। तो ये किलोवाट में आ जाएगा 0.35 किलोवाट, ओके। तो चलो अभी डालते हैं, और टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम हर रोज 10 घंटे, इसका मतलब 30 दिनों के लिए वो हो जाएगा आपके 300 हर्स, ओके। तो चलो ये वैल्यूज अभी पुट करते हैं। तो एनर्जी कंजम्पशन आपका आ गया कितना 0.35 into 300, so our answer will be 105 kilowatt hour, okay, that will be our answer। क्लियर है? चलो तो अभी हमें निकालनी है कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सो दैट इज रेट इनटू इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन। तो उसका आंसर कैसा आएगा, सो दैट इज 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 105। सो ये जो आंसर आपका रहने वाला है वो आएगा 367 पॉइंट समथिंग आएगा वो आंसर आपका। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। 5 रुपीज इतना आपका आंसर आ रहा है कॉस्ट, ओके। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नाउ two identical resistors, each of resistance is 15 ohm, are connected in series and parallel in turn to battery of 6 volt। मतलब दोनों 15 ओम के रेजिस्टर्स है, उनको 6 वोल्ट के बैटरी के अक्रॉस पहले बार सीरीज में कनेक्ट किया गया है, फिर पैरेलली। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन ईच केस। मतलब आपको जब वो सीरीज में कनेक्ट होगा और दूसरी बार जब वो पैरेलल में कनेक्ट होगा तो वो कितना पावर कंज्यूम करेगा उसका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। चलो अगर हम मान लेते हैं कि जब वो सीरीज में कनेक्ट होगा तब उसका पावर कंजम्पशन होगा PS, ओके, और जब वो पैरेलल में कनेक्ट होगा तो उसका पावर कंजम्पशन होगा समझ लो PP, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो आपको फाइंड आउट करना है PS अपॉन PP, ये वाला रेशियो,
ओके तो देखो अभी अगर आपको पीएस और पीपी फाइंड आउट करना है उससे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जब रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया होगा और पैरेलली कनेक्ट किया होगा तब उस टाइम पे उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना रहने वाला है। तो पहले तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसको हम बोलेंगे कि सीरीज में जो कनेक्ट होगा तब उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा आरएस, और जब वो पैरेलली कनेक्ट होगा तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा आरपी। तो पहले आरएस फाइंड आउट कर लेते हैं। दोनों 15 ओम के वो अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा 15 ओम प्लस 15 ओम इज इक्वल टू 30 ओम, और जब वो पैरेलली कनेक्ट होंगे तो वो रहेगा 1/15 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 2/15, देयरफॉर Rp is equals to 15/2, therefore Rp is equals to 7.5 ओम। ओके तो ये वैल्यूज अभी हमें मिल गई। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, पीएस और पीपी, मतलब पावर कंजम्पशन व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पावर कंजम्पशन व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अभी पावर, रेजिस्टेंस और वोल्टेज से रिलेटेड हमारे पास में कोई फॉर्मूला है क्या? तो हाँ, एक फॉर्मूला होता है ना हमारे पास में, दैट पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। तो हम पहले पावर कंजम्पशन कर लेते हैं जब वो सीरीज में कनेक्ट होगा, तो वो रहेगा पावर कंजम्पशन व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो वो आएगा आपका वी स्क्वायर आर अपॉन आर एस। आर एस क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो वो आपका आएगा दैट पी एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड 6 क्यों लिया? क्योंकि बैटरी वोल्टेज आपको 6 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय आर एस। आर एस कितना है आपका 30। ओके ये वाला, तो आपका पीएस की वैल्यू आपको आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाय 30। अगर आप 6 से दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 6 6 जा 36 और 6 5 जा 30। तो पीएस आपका आ जाएगा दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 5। ओके अभी हम फाइंड आउट कर लेते हैं पीपी, दैट मींस पावर कंजम्पशन व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो दैट इज आल्सो अगेन वी स्क्वायर बाय आर P. So PP is equals to V square मतलब 6 multiplied by 6 divided by 7.5. So PP is equals to 36 divided by 7.5. इसको as it is रहने देते हैं। अभी हम रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं, that is PS upon PP. So that PS कितना आया है आपका, that is 6/5, 6 upon 5 divided by 36 divided by 7.5। ओके तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट PS अपॉन PP इज इक्वल्स टू 6, ये 7.5 ऊपर चला जाएगा, सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 36, 6 6 जा 35 और 5 1.5। ओके तो आपका आंसर आएगा PS अपॉन PP इज इक्वल्स टू 1.5 डिवाइडेड बाय 6। 1.5 से अगर आपने इसे डिवाइड किया तो ये आपका आंसर आएगा 4। सो दैट इज PS अपॉन PP इज इक्वल्स टू 1/4 एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ओके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, काफी बार केस स्टडी में पूछा गया है, मतलब हमने कई सारे सैंपल बुक्स देखे थे तो उसमें कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर ये जो न्यूमेरिकल गिवन है उसको पहले तो पढ़ लेते हैं। एज शोन इन फिगर above A and B are two lamps. Okay, A and B two lamps. Lamp A is rated at 12 volt and 24 watt. यहाँ पर लिख लेता हूँ 12 वोल्ट एंड 24 वैट, मतलब उसकी पावर गिवन है। लैंप बी इज रेटेड एट 6 वोल्ट, मतलब यहाँ पर ये जो भी है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है 6 वोल्ट। ओके व्हेन लैंप बी ऑपरेट इट रेटेड द करंट इन इट 3 एम्पियर, मतलब इसके थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो है 3 एम्पियर का करंट। ओके द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 आर चूजन, सो द बोथ लैंप्स ऑपरेट एट देयर रेटेड वोल्टेज, मतलब इन दोनों को उसके अक्रॉस कनेक्ट किया गया। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है अभी, तो फर्स्ट कैलकुलेट द करंट इन लैंप ए, इसके अक्रॉस आपको करंट फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उस लैंप के अक्रॉस आपको वोल्टेज गिवन है, ओके मतलब पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है और उसकी पावर गिवन है। तो आपके पास में एक फॉर्मूला होता है, पहला सॉल्व कर रहे हैं, तो वो होता है P इज इक्वल टू V इंटू I, बराबर। तो इस पे से हम निकाल सकते हैं। तो P कितना गिवन है आपका 24 वैट, V आपका कितना है 12 मल्टीप्लाइड बाय I, तो I की वैल्यू कैसे आएगी, सो I इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 12, सो I इज इक्वल टू 12 एम्पियर। मतलब
इसके अक्रॉस जो करंट होने वाला है वो कितना होगा, दैट इज 2 एम्पियर। इसके अक्रॉस करंट कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर इतना करंट इसके अक्रॉस हो जाएगा, ए के अक्रॉस। देन सेकंड, स्टेट एंड गिव रीजंस फॉर द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। अभी वोल्ट मीटर कहां पर कनेक्टेड है, ये ए वाले आर्म के अक्रॉस और बी वाले आर्म के अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। अगर आप इस डायग्राम को ठीक से देखोगे तो ए और बी ये जो दोनों है वो एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है। और हमने देखा है कि जब भी रेजिस्टेंसेस या फिर बल्ब्स जब पैरेलली कनेक्ट होता है तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। और हमें यहाँ पर गिवन है कि ए के अक्रॉस वोल्टेज कितना है 12, मतलब इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा 12 वोल्ट। तो यहाँ पर आपको रीजन क्या देना है, एज ए एंड बी आर कनेक्टेड इन पैरेलल which are also connected in parallel with the voltmeter, that's why the reading in the voltmeter is also equals to 12 volt। okay, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टमीटर रहेगा तो ये भी रहेगा 12 वोल्ट का रीडिंग दिखाएगा। ओके, देन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ R2। R2 का रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो अभी हमें बताया गया है कि इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 3 एम्पियर का करंट, बराबर, जैसे गिवन है हमारे कि बी के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो 3 एम्पियर का है। अभी देखो ये वाला बल्ब और ये R2 ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। अभी सीरीज में जब भी कनेक्ट होता है तो उनके अक्रॉस जो करंट होता है वो सेम होता है, मतलब इसके अक्रॉस भी जो करंट होगा वो करंट भी रहेगा 3 एम्पियर इतना। ओके, अभी देखो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, दैट इज 12 वोल्ट, मतलब इस आर्म के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। इसलिए अभी देखो इसमें से 6 वोल्ट ये तो यहां पर चला गया, गिवन ही है ना अपने पास में कि 6 वोल्ट बी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है। तो टोटल जो यहाँ पर वोल्टेज है ये दोनों एंड्स के अक्रॉस, ओके, तो वो कितना है 12 वोल्ट का है। उसमें से 6 वोल्ट इसके अक्रॉस चला गया, तो बचा हुआ 6 वोल्ट कहां पर होगा, तो इसके अक्रॉस होने वाला है। मतलब R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा दैट इज 6 वोल्ट और उसके अलोंग जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज 3 एम्पियर। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो द PD across R2 is equals to 6 वोल्ट। 6 वोल्ट कैसे आया समझ में आया ना आपको, 12 वोल्ट टोटल है उसमें से 6 वोल्ट यहाँ पर चला गया तो बचा हुआ 6 वोल्ट। यहाँ पर जब भी अप्लायंसेस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिवाइड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर 6 वोल्ट है इसलिए बचा हुआ 6 वोल्ट इसकी तरफ चला गया तो वो है 6 वोल्ट। और उसके अलोंग जो करंट है, ओके, करंट थ्रू R2 वो कितना आया है आपका, दैट इज 3 एम्पियर। 3 एम्पियर क्यों, क्योंकि ये वाला और ये वाले दोनों एक दूसरे के साथ में सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए इसके अक्रॉस 3 एम्पियर करंट है तो इसके अक्रॉस भी 3 एम्पियर। देयरफॉर रेजिस्टेंस अक्रॉस दैट इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। ओके, देयरफॉर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना आएगा, so that resistance will be that 6 upon 3। तो इसके अक्रॉस जो करंट होगा that current will be that resistance will be 2 ओहम। ओके, तो R2 की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2 ओहम इतनी आपकी R2 की वैल्यू आ जाती है। अभी नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R1। ओके, तो देखो अभी आप अगर इसका एक इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं ये पूरा सर्किट का, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है 12 वोल्ट, बराबर। तो और टोटल वोल्टेज कितना है 15 वोल्ट। अभी देखो जब भी सीरीज अगर हम इसका एक इक्विवेलेंट निकालते हैं और इस इक्विवेलेंट को अगर इस सर्किट में फिट कर देते हैं तो वो जो इक्विवेलेंट रहेगा वो इस R1 के साथ में तो सीरीज में होने वाला है, बराबर। तो जैसे यहां पर अगर समझ लो इसके इक्विवेलेंट के अक्रॉस अगर 12 वोल्ट अगर वोल्टेज चला गया तो इसके अक्रॉस कितना होगा, दैट इज 15 माइनस 12 दैट इज 3 वोल्ट। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो इस R1 के अक्रॉस होने वाला है। तो हम यहां पर लिख देते हैं दैट PD across R1 is equals to 3 वोल्ट। ओके, 3 वोल्ट कैसे आया, फिर से एक बार बोलता हूं, ये पूरा जो है एक सेकेंडरी सर्किट है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट कहां से लाया, तो गिवन है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज है 12 वोल्ट। तो बचा हुआ जो वोल्टेज होगा वो किसके अक्रॉस होगा, तो इस R1 के अक्रॉस होगा। तो टोटल वोल्टेज है 15, तो 15 माइनस 12 3, तो 3 वोल्ट रहेगा R1 के अक्रॉस। ओके, अभी R1 के अक्रॉस करंट कितना है वो फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो देखो यहां से जो करंट आ रहा है वो कितना है 2 एम्पियर, यहां से करंट कितना आ रहा है 3 एम्पियर। तो ये दोनों कंबाइन होकर ही यहां से फ्लो कर रहे हैं, मतलब देखो यहां से करंट आया,
यहाँ पर आकर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होकर वो फिर से यहाँ पर कंबाइन होकर R1 के थ्रू जाने वाला है, बराबर। तो यहाँ से 2 ओम और 2 एम्पियर और यहाँ से 3 एम्पियर, तो टोटल करंट थ्रू R1 इज इक्वल्स टू करंट थ्रू आर्म A, ओके, ये आर्म्स के थ्रू, एंड प्लस करंट थ्रू B, so that is equals to 2 plus 3, that is 5 एम्पियर। मतलब इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 3, तो इस पर से हम उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर द रेजिस्टेंस अक्रॉस R1, so that is V upon I, so R1 is equals to V कितना है आपका, that is 3, so 3 divided by 5, तो आंसर क्या आएगा आपका 3 divided by 5, तो आपका आंसर आएगा R1 is equals to 0.6 ओहम। ओके, सिंपल सा ओम्स लॉ हमने वहां पर लगाया हुआ है, क्लियर। ओके, करंट कैसे निकाला, तो इन दोनों के अक्रॉस आने वाला करंट 2 एम्पियर, इसके अक्रॉस आने वाला करंट 3 एम्पियर, वो कंबाइन होकर जो 5 एम्पियर का करंट होगा वो इसके थ्रू पास होने वाला है, इसलिए हमने बोला कि R1 के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 5 एम्पियर का, और वोल्टेज हमने निकाला था 3 वोल्ट का, तो वही ओम्स लॉ लगाया और उससे हमने R1 की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। चलो, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है B1, B2, B3 are 3 identical bulbs connected as shown in figure, ये तीनों ओके parallelly connected है। When all the 3 bulbs glow, a current of 3 ampere is recorded by the ammeter, मतलब जब तीनों ये वोल्ट में काम करेंगे तो उस टाइम पे इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो है 3 एम्पियर का, ओके, recorded by the ammeter, ओके। चलो, और बैटरी यहाँ पर लगाई हुई है 4.5। What happens to the glow of the other 2 bulbs when the bulbs B1 get fused, मतलब इनमें से अगर समझ लो B1 बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो इन दोनों के अक्रॉस इनके ग्लो पर क्या इफेक्ट होने वाला है, तो इनके ग्लो पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तीनों क्या है पैरेलली कनेक्टेड है, तो तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम ही है, बराबर। तो एक यहाँ पर फ्यूज भी हो गया तो इन तीनों के अक्रॉस जो होने वाला वो जो वोल्टेज है वो तो सेम ही रहने वाला है, तो इनका ग्लो पर कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर इसमें से एक कोई भी बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है तो। हाँ, उसके ओवरऑल रेजिस्टेंस पे उसका फर्क दिखाई दे सकता है, ओके। फिर नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑफ A1, A2, A3 एंड A व्हेन द बल्ब B2 गेट्स फ्यूज। अभी समझ लो बल्ब अगर ये वाला फ्यूज हो गया तो इसके थ्रू तो कोई करंट पास होने वाला नहीं है, मतलब इसके अक्रॉस जो रीडिंग आ गई वो आपकी 0 आ गई, ओके। अभी ये वाली जो रीडिंग आपको फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पहले B1 ये जो B2 है और B3 है इनके रेजिस्टेंसेस कितने हैं, ओके, उनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हमको पहले तो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अभी वो रेजिस्टेंसेस फाइंड आउट कैसे करने वाले हो आप, तो देखो अगर हम यहाँ पर बताएंगे कि तीनों का रेजिस्टेंस कैसा है, सेम है, तो हम बोलेंगे कि इन तीनों के द्वारा, अभी ये पैरेलल कनेक्टेड, तीनों के द्वारा जो करेक्ट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा सर्किट का वो रहेगा 1/R इक्विवेलेंट। अभी उनका अगर इक्विवेलेंट क्या रहेगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ओके, तो तीनों की सेम मैग्नीट्यूड इसलिए 1/R लिखा है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3/R, ओके। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R/3, ओके। तो अभी R इक्विवेलेंट की वैल्यू है R/3, तो अभी हमें फाइंड आउट करना है R इक्विवेलेंट। अभी हमारे पास में करंट की वैल्यू है, हमारे पास में पोटेंशियल की वैल्यू है, तो ओम्स लॉ से, तो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR, तो टोटल वोल्टेज कितना है आपका 4.5 और करंट कितना, सॉरी करंट कितना है आपका 3 मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने कितना निकाला है R/3, सो R/3, सो 3 गेट्स कैंसल, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ R इज इक्वल्स टू 4.5 ओहम, मतलब इन तीनों की वैल्यूज कितनी है 4.5 ओहम इतनी है। तो चलो अभी अगर समझ लो इसकी वैल्यू है 4.5, ओके, इसकी वैल्यू है 4.5, इसकी वैल्यू है 4.5, इसकी वैल्यू है 4.5 ओहम, ओके। तो देखते हैं कि A1 की वैल्यू क्या आएगी,
वोल्टेज तीनों के अक्रॉस क्या रहेगा 4.5, यहां पर ये है 4.5, तो इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होने वाला है वो कितना होगा, दैट इज 1 एम्पियर। फिर इसका अभी ये अगर फ्यूज हो चुका है तो इसके अक्रॉस तो कोई पोटेंशियल सॉरी कोई करंट तो फ्लो करेगा नहीं, तो इसके यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई 0। इसके अक्रॉस भी जो करंट फ्लो करेगा सॉरी करंट फ्लो करने वाला है दैट इज 4.5 एम्पियर। ओके, तो इन दोनों की रीडिंग रहेगी 4.5 4.5, और यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है, तो दैट इज 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर दैट इज 2 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो करेगा जब यहां पर अगर ये बीच वाला फ्यूज हो जाए तो आपको लिखना है दैट A1 में आपकी रीडिंग रहेगी, A1 में आपका रीडिंग रहेगा दैट इज 4.5 डिवाइडेड बाय 4.5 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। A2 रहेगा आपका 0 क्योंकि ये फ्यूज हो चुका है। A3 क्या रहेगा, इसका वोल्टेज डिवाइडेड बाय इसका रेजिस्टेंस, सो दैट इज 4.5 डिवाइडेड बाय 4.5 दैट इज 1 एम्पियर। और रहेगा टोटल करंट क्या रहेगा, समेशन ऑफ द करंट पासेस थ्रू बोथ द कंडक्टर बोथ द बल्ब्स, सो दैट इज A is equals to A1 plus A2 plus A3, so that is 1 plus 0 plus 1 that is 2 एम्पियर। मतलब यहां से जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा 2 एम्पियर का करंट फ्लो। ओके, फिर नेक्स्ट आपका है हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड इन दिस सर्किट व्हेन ऑल 3 बल्ब्स आर ग्लो टुगेदर। मतलब तीनों बल्ब्स अगर साथ में ग्लो कर रहे हैं तो इसके पावर कितने रहेगी। ओके, फिर से वही फॉर्मूला है अपने पास में, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। तो V की वैल्यू आपके पास में है कितना है 4.5 मल्टीप्लाइड बाय I कितना है 3, तो कितना आएगा वैल्यू आपका, तो पावर का वैल्यू आपका हो गया 13.5 वैट। मतलब वो जो पूरा सर्किट होगा वो 13.5 वैट का पावर डिसिपेट करेगा। ओके, क्लियर है, चलो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और जैसे आपको पता है कि कल आपका साइंस का पेपर है, तो सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। पेपर अच्छे से लिख कर आओ, क्वेश्चन पहले तो ठीक से पढ़ो और उसके बाद ही उसका आंसर देना है। ओके, क्वेश्चंस में कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है उसको पहले तो नोट डाउन करो, फिर उसके बाद ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।